हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज फिर लेके आया हूँ मैं 50 सीटीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। तो स्कीमा सिद्धांत के जनक जो है जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक या बौद्धिक कह सकते हैं बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, जिसमें पहला इन्होंने बताया था इंद्रिय जनित गामक, जिसे संवेदी प्रेरक या सेंसरी मोटर स्टेज कह सकते हैं, जिसकी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरा इन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक या पाक प्रश्नात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, जिसकी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरा इन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक या इसे स्थूल या ठोस या अनौपचारिक अवस्था या इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, जिसकी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। चौथी इन्होंने बताया था अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे औपचारिक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी कह सकते हैं, जिसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष या 11 से 18 वर्ष भी इसे कह सकते हैं। आगे देखेंगे कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो कोहलर जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। कोहलर जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। आगे देखेंगे वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है तार्किक रूप से चिंतन करना, सोचना, तर्क करना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कुछ और नाम है, जैसे इसे ठोस या स्थूल या अनौपचारिक या इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं। इसकी उम्र जो होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें जो है बालक तार्किक रूप से सोचना, वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है। आगे देखेंगे वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से जो है विद्यालय एवं कक्षा क्षेत्र में जो है बेहतर किया जा सकता है। आगे देखेंगे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो जीन पियाजे साहब ने कहा था कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ को जो है विकसित कर सकते हैं, समझ का सृजन कर सकते हैं, समझ का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो है जीन पियाजे साहब का कहना था। नेक्स्ट है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए जो है विविध तरीकों का उपयोग करेंगे। जैसे आपसे अगर कोई पॉजिटिव प्रश्न पूछा जाए, उसमें अगर आपका विविध लगा हुआ है तो उसको जो है आप सही मारेंगे। आगे देखेंगे शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है। तो यह कथन एस्टेग ने कहा है। शिशु जो है अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह कथन जो है एस्टेग साहब ने कहा था। इनका मानना था कि बच्चे जो है अधिकांश बातें जो है खेल के माध्यम में सीखते हैं। जैसे कोई बालक को जो है आप खेल में कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं, तो वो जो है ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो उसी खेल के माध्यम से जो है चीज़ें सीखकर अपने निजी जीवन में जो है उसको लागू करता है। आगे देखेंगे विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, यानी विकास की जो एक
विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर जो है होती रहती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली भी इसे कह सकते हैं कि विकास जो है कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसे निरंतरता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे बच्चे की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई। अभी आपको मैंने बताया कि जीन प्यारे साहब ने जो इन 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें इन्होंने पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, जिसे इंद्रिय जनित गमक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज भी कह सकते हैं। दूसरी उन्होंने बताया था जिसकी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, ये इसे पूर्व संक्रियात्मक या पाक प्रश्नात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज भी इसे कह सकते हैं। तीसरी अवस्था इन्होंने बताया था 7 से 11 वर्ष, और इसे आप मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था या इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और चौथी इन्होंने बताया था अमूर्त संक्रियात्मक या इसे औपचारिक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 11 से 15 या 11 से 18 भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे परिवार एक साधन है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार जो है एक अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि बालक जब शैशवावस्था में होता है, बालक जब जन्म लेता है, तो उसे जो सबसे पहले जो है अनौपचारिक ढंग से अनौपचारिक तरीके से जो है बालक को जो है शिक्षा जो उसे परिवार से ही प्राप्त होता है। देन उसके बाद स्कूल हो या फिर आगे जो है उच्च स्तरीय क्षेत्र में फील्ड में जो है जाके कुछ सीखता है। तो परिवार एक जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आगे देखेंगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है एरिक्सन ने दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। आगे देखेंगे समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं। तो समायोजन की अवस्था जो है शैशव अवस्था को कहते हैं। शैशव अवस्था में बालक जो है समायोजन करना शुरू कर देता है, तो शैशव अवस्था को ही जो है समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। आगे देखेंगे वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है। तो 3 वर्ष। विद्यालय मुख्य रूप से जो विद्यालय बच्चे जाते हैं, आजकल देखा गया है कि 3 वर्ष की अवस्था होने के पश्चात ही बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो वर्तमान में जो है विद्यालय जाने की उम्र जो है 3 वर्ष है। 3 वर्ष के पश्चात बालक विद्यालय में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है। तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र जो है 6 वर्ष है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र जो है 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष का जब बालक होता है, उसकी अवस्था जब 6 वर्ष होती है तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं। आगे देखेंगे औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे परिवार से जो शिक्षा हमें मिलती है, बालक को जो मिलती है जब शैशवावस्था में बच्चा होता है, तो परिवार के द्वारा दिया गया शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। जबकि जो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा है, जो संस्था में दी जाने वाली शिक्षा है, जो बाहर जो है कहीं संस्थान में दी जाने वाली जो शिक्षा है, वो सभी जो है औपचारिक शिक्षा कहलाती है। आगे देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है जैसे आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा, ये सभी जो है अनौपचारिक शिक्षा का एक अंग है। नेक्स्ट है समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है। तो ये जीवन भर चलती है। समाजीकरण जब तक आपका लाइफ रहता है, जब तक जीवन रहता है, तब तक समाजीकरण की क्रिया चलती रहती है। तब तक जो है आप कुछ न कुछ समाज से संबंधित जो है आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये आपका जीवन भर चलते रहेगा। नेक्स्ट है बालक कितने माह में अपने माता पिता को पहचानने लगता है। तो ये 3 माह के पश्चात जो है बालक अपने माता पिता को पूर्ण रूप से पहचानना शुरू कर देता है, पूर्ण रूप से उन्हें पहचान लेता है। और इससे संबंधित सबसे पहले जो है परिवार में जब अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है, तब बालक जो है सबसे पहले माँ शब्द बोलता है, इसी को जो है मातृभाषा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है सर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं। तो सर्म की अवस्था जो है शैशव अवस्था को कहते हैं। जब बालक शैशव अवस्था में होता है, तब उसे जो है सर्म
शर्म की जो है कि विकार होता है उसे जो है काफ़ी ज़्यादा शर्म लगता है। और ऐसे कहा जाए कि अधिकतर जो है विकार जो उत्पन्न होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं, जिसे तूफान की अवस्था भी कहते हैं, लेकिन शर्म की अवस्था जो है शैशवा अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट है आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? तो ये बाल अवस्था है। आपस झगड़े की भावना जो है कौन सी अवस्था है? तो ये बाल अवस्था है। बाल अवस्था में जब बालक एक समूह में रहता है तो जिस समूह में रहता है उसी से जो है कुछ समय के बाद जो है कुछ समय सौहार्दपूर्ण रहने के बाद जो है बच्चे से अपने साथी से जो है लड़ाई करना शुरू कर देता है। और भले ही वो ज़्यादा देर तक उनके बीच मतभेद ना रहे, लेकिन कुछ समय के लिए जो है वो उनसे लड़ाई करके और वो उससे अलग थलग रहना शुरू कर देता है। तो ये आपस में झगड़े की भावना जो है ये बाल अवस्था में ही शुरू होती है। आगे देखेंगे एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक जो है आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक जो है आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, जिससे शिक्षक को भी ये इसके लिए मान सम्मान मिलेगा। एक शिक्षार्थियों के साथ सामाजिक मूल्यों को विकसित कर जो है और बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकता है। उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करके जो है उन्हें अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? तो ये शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। जैसे कोई शिक्षक बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन रखता है, फ्रेंडली बिहेव ताकि फ्रेंडली जो है उनके साथ ट्रीट करता है। इससे क्या होता है, बच्चा जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है, शिक्षक के साथ अच्छे से जुड़ पाता है। जो भी समस्या होती है, जो भी परेशानी होती है, जो भी क्वेश्चन होता है वो शिक्षक से बेहिचक पूछ पाते हैं, उनसे प्रश्न कर पाते हैं। इससे जो है शिक्षा का बर्ताव जो है बेहतर होता है और क्लासरूम का जो है शिक्षक जो कक्ष में जो है माहौल भी बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट है किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था को ही तूफान की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में सबसे अधिक जो है निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स, गलत विचार, गलत अवधारणा, ये सभी जो है किशोरावस्था में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसे किशोरावस्था को जो है तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें सबसे अधिक विकार उत्पन्न होते हैं इसी अवस्था में। तो इसे जो है समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य सबसे अधिक इसी अवस्था में बनते हैं। जैसे जब बालक का उम्र जो है 11 से 18 वर्ष की उम्र जब होती है किशोरावस्था की, उसमें जो है बालक अपने समकक्षी वर्ग के बच्चों के साथ जो है घुल मिलकर एक ग्रुप बनाता है और उसके साथ रहना शुरू करता है। आगे देखेंगे प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में जो है शिक्षक की सहायता करता है। जैसे प्राथमिक शिक्षक में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों के व्यवहार के बारे में, बच्चों के क्षमता के बारे में, बच्चों के कैपेबिलिटी के बारे में जो है शिक्षक जान सके, ताकि उनके साथ अच्छे से जुड़ सके और उनकी जो भी समस्या है वो उसे सॉल्व कर सके। आगे देखेंगे बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। जैसे बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? देखिए, सबसे पहले कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करती है। इसे अनौपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। बुनियादी स्तर पर जो शिक्षा दिया जाता है, चाहे परिवार में हो या फिर आप स्कूल विद्यालय में हो, यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है प्राथमिक स्तर पे, वो जो है मातृभाषा के द्वारा ही दी जाती है। क्योंकि इस अवस्था में जो है जब जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बालक होता है, तब जो है उस समय बालक का जो है
भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है तब जो है उसे मातृभाषा के द्वारा ही उन्हें शिक्षा देना बेहतर समझा जाता है। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। जैसे बालक जब बाल्यावस्था में होता है तब खिलौने के साथ जो है उनका लगाव ज़्यादा रहता है। जब देखते हैं कि बच्चे जो है खिलौने के साथ जो है सारा दिन बिताते हैं, खिलौने के द्वारा जो है कुछ सीख पाते हैं, खिलौने के साथ जो है उनका अच्छा रिलेशन बन जाता है, तो ये खिलौने की अवस्था जो है बाल्यावस्था को ही कही जाती है। आगे देखेंगे, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? तो ईदम में। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह ईदम में है। नेक्स्ट है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने से है। जैसे छात्र केंद्रित शिक्षण का मतलब है कि बच्चे के जो भी समस्या है, बच्चे की जो भी आवश्यकता है, बच्चे की जो भी निजी आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि जैसे बालक जो है कहीं किसी कक्षा में कहीं भी बालक जो है वो कुछ सभी विद्यार्थियों से कुछ ऐसे बालक होते हैं जो अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको अलग निकाल देना, अलग स्कूल से बाहर कर देना, मतलब उसे तो मतलब उसको जो है बच्चे को एक साथ समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो है सबकी आवश्यकताओं को समझते हुए शिक्षा देना सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। जैसे खेल में बालक जब शैशव अवस्था कह सकते हैं या सेंसरी मोटर स्टेज, जब बालक जो है सेंसरी मोटर स्टेज में होता है उसमें बालक को जो है खेल द्वारा जो है शिक्षा ग्रहण कराना बेहतर होता है, ताकि बच्चे जो है खेल में जो है बहुत सारी चीज़ें सीख जाए। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रोजेक्ट विधि को। प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया, जिसके माध्यम से बालक जो है अपनी ही समस्याओं को अपने व्यवहार में चेंजिंग लाकर उस समस्याओं को जो है उसका सॉल्व आउट कर सके। नेक्स्ट है, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? तो ये आगमन विधि होता है। आगमन में पहले जो है उदाहरण बताया जाता है, फिर जो है उसके बाद नियम बताया जाता है। जैसे बहुत सारी कक्षा में आपने भी देखा होगा कि पहले जब कुछ शिक्षक जो है कोई टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले जो है टॉपिक्स का जो है स्टार्ट करने से पहले ही आपको कुछ जो है एग्जाम्पल्स बताते होंगे कि उसके बाद उसको उसी से रिलेट करते होंगे टॉपिक से। तो ये हुआ कि पहले आपको उदाहरण बता दिए, फिर उसके बाद आपको नियम की जानकारी दे रहे हैं, तो इसे जो है आप आगमन विधि कह सकते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो ये निगमन विधि कहलाता है। वह कौन सी विधि है? तो निगमन विधि है जिसमें आपको पहले नियम बताया जाता है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब आपको नियम बताया जाएगा, देन आपको उदाहरण बताया जाएगा। पहले आपको नियम बता दिया जाएगा, तब आपको जो है उसका एग्जाम्पल बताया जाएगा। ऐसा जब हायर क्लास में आप जाते हैं तो आपको जो है पहले नियम बताया जाएगा, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के रूप में उसे बताया जाएगा। नेक्स्ट है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो ये प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। देखो सुनो और बोलो ये जो है प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में। आगमन विधि में जो है शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो ये प्रयोगशाला विधि काम करती है। जैसे करके सीखने, जैसे आप प्रैक्टिकली कुछ करके, जैसे आप कुछ टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद जो है आप उसको खुद से जो है सीखने का प्रयास करते हैं, तो करके सीखने की विधि जो है ये प्रयोगशाला विधि भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि, जिसे एलकेजी या यूकेजी का जनक जो है कौन है? तो फ्रॉबेल।
फ्रॉबेल ने यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। फ्रॉबेल के द्वारा यह विधि जो है खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। एलकेजी और यूकेजी में जो है प्रैक्टिकली बच्चे को जो है ज्ञान दिया जाता है, तो इसे जो है फ्रॉबेल साहब ने जो है फ्रॉबेल साहब जो इसके जनक है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जो इटली के रहने वाले थे। यह विधि जो है इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक जो है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जो इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है यह विधि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देने के बारे में इन्होंने बताया था। यह विधि जो है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। नेक्स्ट है खेल पद्धति के जनक कौन है? तो हेनरी कॉल्डवेल कुक है। खेल पद्धति के जनक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। नेक्स्ट है डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट है। डाल्टन पद्धति के जनक कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट है। नेक्स्ट है बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किशोरावस्था से संबंधित है। बच्चों में जो है आधारहीन जो आत्मचेतना का संबंध जो है किशोरावस्था में ही ये सभी जो है उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधित विकार से। जैसे किसी बालक को पढ़ने में उन्हें दिक्कत आ रही है, पढ़ने की समस्या है, तो उससे डिसलेक्सिया के नाम से जानेंगे। जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि किसी बालक को जो है पठन समस्या है तो उसे किस नाम से जानेंगे? तो डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो दृश्य साधन में। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो दृश्य साधन में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश होती है? तो नाममात्र की भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका होती है। जैसे व्यक्तित्व में बुद्धि एवं वंशानुक्रम की व्यक्तित्व विकास, जैसे किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास होता है तो उसमें जो है व्यक्ति एवं बुद्धि में जो है वंशानुक्रम का जो है नाम मात्र की भूमिका होती है। इसमें जो है व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका होती है, क्योंकि व्यक्ति का जो अपना व्यक्तित्व बुद्धि का विकास जो होता है उनके खुद के बुद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्यामपट्ट पर लिखते समय जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो है अच्छी लिखावट होनी चाहिए, स्पष्ट लिखावट होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है अच्छे से देख सके, समझ सके। नेक्स्ट है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल ने। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटल ने दिया था। आगे देखेंगे बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो ये जीन पियाजे के साहब के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये VBI क्वेश्चन है जो काफ़ी बार, जैसे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास की जहाँ चर्चा होगी वहाँ पर जीन पियाजे साहब होंगे। जीन पियाजे साहब ने जो है संज्ञानात्मक या बौद्धिक कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया का संबंध है आंकिक अक्षमता से। डिसलेक्सिया का संबंध है आंकिक अक्षमता से, जैसे डिसकैलकुलिया का संबंध है आंकिक अक्षमता से। नेक्स्ट है शिक्षा से समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। जैसे कक्षा में भिन्न कैपेबिलिटी के बालक होते हैं, उन्हें जो है बहुत सारी समस्या होती है, कोई बालक समझ पाता है, कोई बालक नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों की कैपेबिलिटी को समझना चाहिए
और उनको जो है एक समावेशी शिक्षा के माध्यम से उन्हें एक साथ जो है भिन्न तरीके से जो है सोच कर उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है आरवी कैटल की तरल बुद्धि तल है वंशानुगत कारकों के। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तल है वंशानुगत कारकों के। हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरह की वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।